10वां है शक्ति विभाजन। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन रखा गया। ये वे विषय है जो लगभग संपूर्ण भारतीय या प्रांतीय हितों से संबंधित है केंद्र के अधीन रखे गए, तथा जो विषय प्रांतीय हितों से रखते थे संबंध वो प्रांतों से रखे गए। केंद्र के अधिकार में वैदेशिक विषय, सेना, रेल, डाक, तार, आयकर, मुद्रा, टंकन, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी तथा महसूल और दीवानी व फौजदारी कानून रखे गए। प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल व पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का कुछ हिस्सा रखा गया। इस प्रकार प्रांतीय विषयों पर प्रशासन एवं व्यवस्थापन प्रांतों को दे दिया गया। नेक्स्ट है निर्वाचन तथा मताधिकार। इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात किया और इसके अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार दिया गया। यद्यपि मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन की निंदा की गई, लेकिन इसमें न केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को बनाए रखा गया, वरन इस पद्धति को पंजाब में सिखों के लिए 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियन के लिए, 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए और 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए लागू किया गया। नेक्स्ट है नरेश मंडल की स्थापना। इसमें देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव दिया गया और 8 फरवरी सन 1921 में दिल्ली में नरेश मंडल बनाया गया। इसमें कुल सदस्य संख्या 121 थी, जिनमें 109 तो अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसका प्रधान वाइसराय था और मंडल वास्तव में एक परामर्शदात्री सभा के समान था। लास्ट है संक्रमणकालीन उपाय। ये एक केवल अल्पकालीन उपाय था और जैसे लॉर्ड मेस्टर ने कहा था, स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ चलने को बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के योग्य न रहे। तो ये ब्रिटिश संसद में भी कहा गया मॉन्टेस्क्यू ने कि ये तो एक अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन के बीच में एक प्रकार का पुल है। और इसमें कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। अब इसकी हम आलोचनाएं जो है इस सेकंड पार्ट में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि इसमें काफ़ी दोष बातें हैं। तो पहला है सिद्धांततः दोषपूर्ण। ये प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को 2 भिन्न और अलग अलग प्रकृति की शासन शक्तियों के अधीन कर दिया गया, जिससे गतिरोध हो गया। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए रेजिनाल्ड क्रॉडक ने कहा था कि द्वैध शासन एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था है जो कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी देश अथवा प्रांत के शासन का संचालन 2 पृथक एवं स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा है विषयों का तार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। इसमें अव्यवहारिक विभाजन थे जो इतने बेढंगे थे कि उनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। मद्रास के भूतपूर्व मंत्री सर के.वी. रेड्डी कहते हैं कि मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था। कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण कानून से कोई संबंध नहीं था। अकाल पीड़ितों की सहायता से मेरा कोई संबंध नहीं था। सिंचाई, कृषि ऋणों, भू सुधार ऋणों और अकाल सहायता विभाग पर बिना किसी प्रकार के नियंत्रण के कृषि मंत्री की कार्यक्षमता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसके पश्चात मैं उद्योग धंधों का मंत्री हुआ, परंतु कारखाने, बिजली, जल शक्ति, खनिज पदार्थ और श्रम मेरे अधीन नहीं थे। ये सब रक्षित विषय थे। तो विभाजन इस प्रकार किया गया कि हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को किसी भी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया। नेक्स्ट है गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। सन 1919 के अधिनियम द्वारा मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति गवर्नर को दे दी गई, यदि वे समझे कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन व्यवहार में गवर्नरों ने इसका दुरुपयोग किया। संयुक्त प्रांत के मंत्री चिंतामणि कहते हैं कि शक्ति गवर्नरों के पास है, मंत्रियों के पास नहीं। चौथा है हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं। प्रांतीय शासन को रक्षित और हस्तांतरित 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, लेकिन दोनों के लिए पृथक पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं थी। वित्त एक रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के हाथ में रहता था। ऐसी स्थिति में जैसा कि मिस्टर चिंतामणि कहते हैं कि वित्त सदस्य निश्चित रूप से ये चाहता था कि हस्तांतरित विभागों को अपनी ज़रूरत का धन प्राप्त होने के पहले उसके रक्षित विभागों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। सर मोहम्मद फखरुद्दीन ने कहा था, मंत्री जिन्हें राष्ट्र निर्माणकारी विभाग प्रदान किए गए थे धन के अभाव में अपने कार्य नहीं कर पाते थे।
नेक्स्ट है मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। तो मंत्रियों के अधीनस्थ विभागों के जो स्थायी प्रमुख होते थे उनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा ICS के सदस्य होते थे, और इनका अभिप्राय ये हुआ कि स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति पर गवर्नर का नियंत्रण होता था, ना कि उस मंत्री का जिसके अधीन वे काम करते थे। तो उत्तरदायी शासन की भावना के प्रतिकूल इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती थी। पुनिया कहते हैं कि मंत्री के लिए इससे दुखदायी और अपमानजनक बात क्या हो सकती थी कि इसको अधीनस्थ उसके निर्णय के विरुद्ध गवर्नर से अपील कर उसे बदलवा देता था। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायी के सिद्धांत का अभाव। क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्त नहीं करता था, अतः मंत्री एक दल के ना होते थे। इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायी का अभाव रहता था। कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दल के लोगों को मंत्री बना देता था, जिससे वे टीम के रूप में काम न करें। पुनिया लिखते हैं कि परस्पर मंत्रियों में इस प्रकार के विवाद जनता के सम्मुख उनका सम्मान कम करते थे, व्यवस्थापिका में उनकी स्थिति निर्बल कर देते थे और उन्हें पूर्णतः गवर्नर और उसके नामजद गुट की दया पर छोड़ देते थे। नेक्स्ट है विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए विधान परिषदों में संगठित दलों का होना भी आवश्यक था, लेकिन इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं थी। प्रांतों में जो विधान परिषदें बनाई गई उनका ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण था। लगभग 80% सरकारी और या सरकार द्वारा नामजद या गैर सरकारी सदस्य होते थे। जो निर्वाचित होते थे वे भी विशेष हितों के प्रतिनिधि होते थे और वो भी सरकार को खुश करने में लगे रहते थे। श्रीनिवासन कहते हैं कि ऐसी कोई स्वस्थ दलीय पद्धति नहीं थी जो ब्रिटिश ढंग से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का संचालन कर सके। नेक्स्ट है अन्य बाहरी परिस्थितियाँ। तो प्रांतों में द्वैध शासन की असफलता का मूल कारण तो उसमें अंतर्निहित दोष ही थे, लेकिन कुछ कारण ऐसे थे जो बाहरी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने इसकी असफलता में योगदान दिया। नेक्स्ट पहला है द्वैध शासन का जन्म ही बुरे समय में, बुरे नक्षत्र में हुआ। देश का राजनीतिक वातावरण उसके परीक्षण के लिए ठीक नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और कठोर दमनात्मक कानूनों के कारण भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटेन के प्रति संदेह, अविश्वास और कटुता उत्पन्न हो गई थी। इस समय ब्रिटेन और उसके सुधारों के प्रति व्यापक उदासीनता का भाव था। इन परिस्थितियों में द्वैध शासन की सफलता की आशा नहीं की जा सकती थी। फिर यह बात भी नितांत स्पष्ट की गई थी कि ये सुधार केवल एक अंतरकालीन प्रबंध हैं। इस कारण भी शासन या भारतीयों का सुधारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और गंभीर रुख नहीं था। नेक्स्ट है आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचांड। तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचांड ने भी इन सुधारों की असफलता में कम योगदान नहीं दिया। 1920 में समय पर वर्षा न होने के कारण फसलें ठीक नहीं हुई, भारतीय बाजारों में मंदी आ गई और इन सब बातों से पहले से दुखी भारतीयों के दुर्भाग्य में और वृद्धि हो गई। इसी समय मेस्टन पंचांड आया, जिसके अनुसार इस खराब स्थिति में भी प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना था। इससे स्थिति और खराब हो गई। द्वैध शासन की सफलता प्रचुर वित्त पर निर्भर थी और धन के अभाव में प्रांतीय सरकारें द्वैध शासन व्यवस्था को लागू नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट है कांग्रेस और लीग का असहयोग। द्वैध शासन के 16 वर्षों में कांग्रेस और लीग की दृष्टि प्रशासकीय सुधारों पर नहीं, वरन देश की स्वतंत्रता और देश के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी। कूपलैंड और अप्पा दोराय लिखते हैं कि यदि कांग्रेस के द्वारा द्वैध शासन के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया जाता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। नेक्स्ट है नौकरशाही का दृष्टिकोण। नौकरशाही का दृष्टिकोण भी द्वैध शासन की असफलता का कारण बना। उन्होंने सुधारों के प्रति उस भावना से कार्य नहीं किया जिस भावना से उनके द्वारा किया जाना चाहिए था। वे अपनी शक्ति को कम करने और लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन वफादारी पूर्वक कार्य करना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण। जब तक मॉन्टेस्क्यू ब्रिटिश सरकार में भारत मंत्री के पद पर रहे, सुधारों की तरफ ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण सामान्यतः ठीक था, लेकिन इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार आ गई तो उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। डॉक्टर जकारिया कहते हैं कि लंदन से निर्देश जारी कर दिए गए कि अब से सुधारों पर इस प्रकार अमल होना चाहिए कि अधिक से अधिक नहीं वरन कम से कम स्वशासन ही भारत को मिले। इसलिए भारत सरकार ने विधानमंडल की इच्छाओं की अवहेलना करनी शुरू कर दी और सर तेज बहादुर सप्रू, CI चिंतामणि और पंडित जगत नारायण ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की असफलता का कारण न
केवल उसके आंतरिक दोष वरन कुछ बाहरी परिस्थितियां भी थी। और प्रोफेसर कूपलैंड इस चीज़ को मानते हैं कि द्वैत शासन अपनी रचयिताओं के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा। ये भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका। लेकिन इन सब बातों के बाद भी हम देखते हैं तो द्वैत शासन की उपयोगिता कम नहीं होती है। इससे कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, जैसे ये भारत में भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए सहायक रहा। इसके द्वारा पहली बार भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार दिया गया, जिससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। अधिनियम में महिलाओं को मताधिकार देने के बाद प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दी गई और व्यवहार में लगभग सभी प्रांतों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। अब भारतीय मंत्रियों के द्वारा ब्रिटिश नौकरशाही के उच्च पदासीन सदस्यों को आदेश दिए जाने लगे, जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारतीयों में हीनता की भावना की समाप्ति था। अब भारतीयों को उन शासकीय रहस्यों के बारे में भी पता चलने लगा जो अभी तक उनसे सरकार छुपाती थी। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय सार्वजनिक सेवाओं के भारतीयकरण को प्रोत्साहन मिला। अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे, वे भारत से चले गए। ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर भारतीयों को नियुक्त किया गया। फिर अनेक भारतीय राजनीतिज्ञों ने परिषदों में प्रवेश किया और उन्हें सरकार की समस्याओं को समझने और बहुमूल्य शासकीय अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रशासनिक सेवा में भारतीयों के द्वारा जिस योग्यता का परिचय दिया गया, उससे भारतीयों की शासन संचालन की क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा अनेक भारतीय मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में योगदान दिया। जैसे मद्रास की जस्टिस पार्टी ने दक्षिण भारत के मंदिरों में सुधार किए, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा के विस्तार और कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए। मद्रास और बम्बई में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और औद्योगिकीकरण की व्यवस्था की गई। तो इसलिए स्पीयर लिखते हैं, अपने समस्त दोषों के बावजूद ये सुधार अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज की ओर जाने वाले राजमार्ग पर पहला पड़ाव थे। तो छात्रों, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि भारत शासन अधिनियम 1919 कितना महत्वपूर्ण था। परीक्षा में ये 1919 का या 1935 का अधिनियम बदल के हर साल करीब करीब आते ही है। तो हम अगला जब पार्ट होगा तो हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। धन्यवाद।